वाले हैं प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले हमें डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला आना चाहिए। तो डाई एथिल ईथर का हम सूत्र लिखेंगे यहाँ पर C2H5O C2H5। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा किसका, डाई एथिल ईथर का। इसे हम क्या कहते हैं, डाई एथिल ईथर कहते हैं। अब हम देखेंगे प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर को किस प्रकार बनाया जाता है। तो सबसे पहले प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, एथिल अल्कोहल की अधिकता को सारे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम मिलाते हैं। एथिल अल्कोहल की अधिक मात्रा किसको ले रहे हैं, एथिल अल्कोहल को ले रहे हैं। एथिल अल्कोहल यानी क्या हो जाएगा हमारा C2H5OH हो जाएगा। जब एथिल अल्कोहल की अधिकता को सारे सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ पहले कितने टेम्परेचर पर गर्म करेंगे आप, 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। कितने पर गर्म करते हैं, 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। तो देखिए यहाँ का ये जो O होता है ये इस H2 के साथ क्रिया कर लेता है, तो क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। अब बाकी का आप देखेंगे जितना भाग शेष बचा हुआ है इसको हम सेम टू सेम लिख देंगे। तो क्या रहेगा हमारा C2H5 और यहाँ से ये हो जाएगा H और ये क्या हो गया आपका यहाँ से SO4। ये बन गया आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसके बाद हमें जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हुआ है, इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट यानी C2H5HSO4 इसके साथ हम फिर से किसको मिला देते हैं, एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH को मिला करके 140 डिग्री सेल्सियस पर इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो जैसे ही फिर इन दोनों को 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो देखिए ये जो H होता है ये H इस H के साथ जुड़ जाता है और फिर से ये आपका पूरा का पूरा क्या बन जाता है, H और H क्या बन जाएगा, H2 और SO4 का क्या हो जाएगा, SO4। तो यहाँ पे हम क्या बना देंगे, पहले आपका क्या बन गया, H2SO4 बन गया। इसके बाद जितना हमारा शेष बचा हुआ है यहाँ से क्या रहेगा, C2H5O और यहाँ से भी क्या हो जाएगा, C2H5। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, C2H5O और क्या बचेगा, C2H5 यानी क्या बन गया, डाई एथिल ईथर। तो इस प्रकार आपने देखा प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर का निर्माण किस प्रकार हो रहा था। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एथिल अल्कोहल की अधिक मात्रा को हमने सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाया और 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको आपने गर्म किया तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हुआ और साथ में क्या बन गया, H2O बन गया। इसके बाद जो हमें एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिला था, इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को फिर से हमने एथिल अल्कोहल के साथ मिला करके 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया। तो पहले तो हमें यहाँ पे मुख्य पदार्थ जो आपका बना C2H5O C2H5 यानी डाई एथिल ईथर और साथ में क्या बन जाता है यहाँ पर आपका H2SO4। तो यहाँ पर देखिए साथ में हमारा क्या बना है, H2SO4। तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है, इस विधि को हम क्या कहते हैं, सतत ईथरीयकरण की विधि कहते हैं। क्या कहा जाता है, सतत ईथरीयकरण की विधि कहा जाता है। अब अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल पुनः उत्पन्न हो रहा है। कैसे उत्पन्न हो रहा है, तो आप यहाँ पे देखें, एक तो H2SO4 यहाँ पे भाग ले रहा था और साथ में आप देख रहे हैं H2SO4 यहाँ पे भी बन रहा है। तो यहाँ पे हमें ये मालूम चल रहा है कि जो हमारी समीकरण जो हमारा हुआ है, इस अभिक्रिया में H2SO4 पुनः बनता है, पुनः उत्पन्न होता है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें थोड़ा सा डाला गया जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये अम्ल अल्कोहल की असीमित मात्रा को ईथर में परिवर्तित कर देता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इसके दो कारण हैं। एक कारण तो आप यहाँ पे देखें, जो अपना प्रथम समीकरण बना था, प्रथम समीकरण में क्या बनता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के साथ क्या बनता है, जल बनता है। ये जो जल बनता है, ये जल क्या करता है, H2SO4 की जो सांद्रता होती है उस सांद्रता को कैसा कर देता है, कम कर देता है। अब सांद्रता जब कम हो जाएगी तो उसकी जो क्रियाशीलता होगी, क्रियाशीलता यानी क्रिया करने की जो दर होगी, वो क्रियाशीलता भी इसकी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे ही क्रियाशीलता कम हो गई तो हमें बाद में फिर से मिलाना पड़ेगा H2SO4। दूसरा कारण इसका ये होता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का कुछ अंश अल्कोहल द्वारा अपचयित हो जाता है।
क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ साथ इसमें क्या है, एथिल अल्कोहल है। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का कुछ अंश यानी कुछ मात्रा जो होती है वो एथिल अल्कोहल के द्वारा क्या हो जाती है, अपचयित हो जाती है और अपचयित होकर के SO2 बन करके बाहर निकल जाती है। इस कारण हमें इस अभिक्रिया में हमें बार बार क्या करना पड़ता है, H2SO4 की मात्रा को डालना पड़ता है। और आपके सामने अब रहा ये डाई एथिल ईथर का सचित्र वर्णन। तो सबसे पहले यहाँ पे आप प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर का निर्माण किस प्रकार किया जाता है ये हो जाएगा इसका डायग्राम। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक गोलपेंडी के फ्लास्क में, तो यहाँ पे आपको संरचना दिखाई दे रही हुई है। ये जो संरचना बनी हुई है इसे हम क्या कहते हैं, गोलपेंडी का फ्लास्क कहते हैं। ये जो संरचना बनी हुई है ये क्या हो जाएगी, गोलपेंडी का फ्लास्क हो जाएगा। एक गोलपेंडी के फ्लास्क में आप क्या करेंगे, इसमें हम 100 ml यानी क्या हो जाएगा आपका मिलीलीटर वाला ये दिया गया है। तो इसमें आप 100 ml क्या कर लेंगे, परिशुद्ध एथिल अल्कोहल या परिशुद्ध अल्कोहल यानी C2H5OH को मिलाएंगे। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम एक गोलपेंडी का फ्लास्क लेते हैं। इस गोलपेंडी के फ्लास्क में आप क्या करते हैं, 100 ml किसको ले लेते हैं, परिशुद्ध अल्कोहल को ले लेते हैं। साथ में इसमें यदि आप देखेंगे तो अल्कोहल के साथ साथ यदि हम देखें तो 50% सांद्रता का इसमें हम क्या मिला लेते हैं, H2SO4 यानी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको हम कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो मिश्रण होता है इस मिश्रण को मिला लेते हैं। और ये नीचे आपका क्या लगा हुआ है, बर्नर लगा हुआ है। बर्नर के द्वारा इसको हम कितने टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, 140 डिग्री सेल्सियस पर क्या कहते हैं, गर्म करते हैं। तो हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। जैसे ही आप यहाँ पे गर्म करते हैं तो यहाँ पर हमें डाई एथिल ईथर की क्या प्राप्त होती है, वाष्प प्राप्त होती है। और ये जो वाष्प होती है इस संघनित्र में ठंडी होकर के, इस संघनित्र के द्वारा ठंडी होकर के आगे की ओर बढ़ती है। और प्राप्त जो ईथर होता है यानी ईथर की वाष्प है, प्राप्त ईथर संघनित्र के द्वारा ठंडा होकर के ये जो आगे हमें संरचना दिखाई दे रही है ये हिमग्राही मिश्रण है। माना नीचे जो पात्र है इसमें ठंडा मिश्रण भरा हुआ है जिसको हम क्या कह सकते हैं, हिम मिश्रण कहेंगे। हिम मिश्रण में क्या रखा हुआ है, एक ये गोलपेंडी का फ्लास्क रखा हुआ है यानी गोलपेंडी का पात्र रखा हुआ है। इस गोलपेंडी के फ्लास्क में या पात्र में क्या कर लिया जाता है, ईथर को एकत्रित कर लिया जाता है। तो ये हो गया आपका सचित्र वर्णन जिसमें आपने देखा कि एक गोलपेंडी के फ्लास्क में हम 100 ml परिशुद्ध अल्कोहल को और 50% सांद्रता के सल्फ्यूरिक अम्ल को लेते हैं और लेकर के इसको 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। जैसे ही हम 140 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाता है, ईथर की वाष्प प्राप्त होती है। ये ईथर की वाष्प इस संघनित्र के द्वारा कैसी होती है, ठंडी होती है। और ठंडित होकर यहाँ पे जैसे ये ठंडी होगी संघनित्र में तो ठंडी होकर के ये हिम मिश्रण वाले पात्र में जो ग्राही पात्र रखा होता है उसमें इस ईथर को क्या कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि ये आपका क्या हो गया, प्रयोगशाला में ईथर का निर्माण हो गया। अब इसके बाद यदि आप देखें ईथर का उपयोग कहाँ पर और किस प्रकार किया जाता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ईथर के उपयोग को। तो सबसे पहले तो जो ईथर होता है, ईथर को यदि हम बात करें तो सर्जरी में स्थानीय निश्चेतक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसके रूप में उपयोग किया जाता है, स्थानीय निश्चेतक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। निश्चेतक यानी क्या कहलाता है, बेहोश करना कहलाता है। तो जो ईथर होता है जिसको हम डाई एथिल ईथर कहते हैं, इसका उपयोग स्थानीय निश्चेतक के रूप में किया जाता है। और कार्बनिक यौगिक तेल वसा जो होते हैं आदि के विलायक के रूप में होता है। कार्बनिक यौगिक जैसे क्या हुआ आपका तेल हुआ या फिर वसा हुआ, इनको यदि हम देखें तो इनमें ईथर में हम इनको घोल सकते हैं। यानी जो ईथर होता है वो तेल और वसा को घोलने की क्या रखता है, क्षमता रखता है, शक्ति रखता है। तो तेल वसा आदि को घोलने के लिए ईथर का उपयोग विलायक के रूप में भी किया जाता है। और कुछ अभिक्रियाओं में जो ईथर होता है ये किसके रूप में काम करता है, ये उदासीन माध्यम के रूप में काम करता है। 3 प्रकार के आप माध्यम पढ़ेंगे, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। तो जो अपना डाई एथिल ईथर होता है ये कुछ अभिक्रियाओं में किसके रूप में कार्य करता है, उदासीन माध्यम के रूप में कार्य करता है। ईथर तथा अल्कोहल का जो मिश्रण होता है, यानी आप ईथर को मिला दें और अल्कोहल को मिला दें तो इसका जो मिश्रण होता है इस मिश्रण को पेट्रोल के साथ
प्रयुक्त किया जाता है, जिसका व्यापारिक नाम क्या होता है, नेटेलाइट होता है। नेटेलाइट आपने नहीं सुना होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, पावर एल्कोहल कहते हैं। यानी ईथर को एल्कोहल के साथ मिला करके इस मिश्रण का उपयोग हम किसके रूप में कहते हैं, पावर एल्कोहल के रूप में कहते हैं। तो अभी आपने देखा, ये हम देख रहे थे प्रयोगशाला में डाई एथल ईथर का सचित्र वर्णन देख रहे थे। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप देख लेते हैं, डाई एथल ईथर जो आपका इसमें बनता है, इसका हम देखेंगे किस प्रकार से शोधन किया जाता है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे पढ़ेंगे शोधन के बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे थे कि प्रयोगशाला विधि में हमें जो ईथर प्राप्त हो रहा था, एक तो इसमें कुछ मात्रा में क्या होता है, C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल की अशुद्धि होती है। एथिल अल्कोहल की अशुद्धि के साथ साथ यदि आप इसमें देखें तो H2SO3 यानी सल्फ्यूरस की अशुद्धि भी पाई जाती है। ठीक है भैया कि प्राप्त हो गया, लेकिन प्राप्त होने के साथ साथ कुछ मात्रा में इसमें अशुद्धियाँ एथिल अल्कोहल की होती है, सल्फ्यूरस अम्ल की होती है और H2O की होती है। ये जो अशुद्धियाँ होती हैं, तो इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले ईथर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से धोते हैं। मानिए ये अशुद्धियाँ हैं, अब इन अशुद्धियों को हमें क्या करना है, दूर करना है। तो सबसे पहले जो हमें जो विलयन प्राप्त हुआ है, इस विलयन को आप क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेंगे, धोएंगे। जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ धोते हैं, तो जो अम्ल की जो अशुद्धियाँ होती हैं, ये अम्ल की अशुद्धियाँ कैसी हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। अब अम्ल की अशुद्धि कैसी हो गई, दूर हो गई। अब प्राप्त ईथर को कैल्शियम क्लोराइड द्वारा एथिल अल्कोहल से पृथक करते हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा ये किससे पृथक हो जाता है, एथिल अल्कोहल से पृथक हो जाता है। इसके बाद आशवन कहते हैं, एथिल अल्कोहल से पृथक हो गया यानी एथिल अल्कोहल चला गया। इसके बाद क्या करेंगे, आशवन, आशवन यानी गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो जो जल होता है, ये जल भी वाष्प बन करके कैसा हो जाता है, उड़ जाता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे जो अपना शेष द्रव बचेगा वो कैसा हो जाएगा, शुद्ध ईथर हो जाएगा। तो ये था आपके सामने प्रयोगशाला में डाई एथल ईथर का सचित्र वर्णन।